36 में से 36 गुण मिलते हैं सीता माता के और राम भगवान के। उसके बाद भी सीता माता को 14 साल का वनवास मिला। वनवास के बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन गुण तो 36 में से 36 मिल रहे थे। तो पता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस बेबी। आप निकालोगे गाड़ी तभी आपको पता चलेगा रेड कहाँ है, ग्रीन कहाँ है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, विराट नॉन वेजिटेरियन था, अनुष्का शर्मा वेजिटेरियन थी। अगर आज की तारीख में अनुष्का ये कहती कि भाई नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ और विराट तू नॉन वेज छोड़ दे तो ही मैं तेरे से शादी करूंगी, तो क्या पॉसिबल था? लड़के वाले भी एलिमनी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। के पास आता है ऐसे कि सर मैंने तो उनसे बात करके पूछ कर देखा उनके बारे में, ऐसा ऐसा आया है। ऑनेस्टली कहूँ तो कॉलेजेस के अफेयर्स तक सामने निकल के आ जाते हैं। जब किसी भी लड़के की या लड़की की बायोडाटा जाती है ना, तो सबसे पहले हर कोई आज की तारीख में इंस्टा प्रोफाइल ही चेक करता है। देखिए, हम तो एक जरिया हैं, सबकी जोड़ियां तो ऊपर वाले ने पहले बना रखी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक पे पिलेंगे। आई एम योर होस्ट तमन्ना। गाइस, आज के एपिसोड हर उस इंसान के लिए है जो शादी करना चाहता है या जो शादी से डर रहा है या जिसके घर में रोज़ एक ही सवाल पूछा जाता है, बेटा शादी कब कर रहे हो। एक तरफ डेटिंग एप्स हैं, एक तरफ मैट्रिमनी वेबसाइट्स हैं, एक तरफ लव मैरिजेस बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ डाइवोर्सेस, सेपरेशंस और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। आज के ज़माने में पार्टनर ढूंढना आसान हो गया है, लेकिन सही पार्टनर चूज़ करना शायद पहले से ज़्यादा मुश्किल। और शायद इसका जवाब उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा होता है जो पिछले 2 दशकों से रोज़ फैमिलीज़, रिलेशनशिप्स और मैरिजेस को ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इन द लाइन ऑफ मैरिज की रियलिटी, कंपैटिबिलिटी, डाइवोर्स, डाउरी, मैट्रिमोनियल स्कैम्स, सोशल मीडिया, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और उन मिस्टेक्स से जो लोग शादी से पहले करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो लेट्स वेलकम सर टू माइक पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो सर शुरू से शुरू करते हैं। आई मीन जब JMD मैरिज ब्यूरो शुरू हुआ था तब 2003 का समय था, आज 2026 चल रहा है। आपको क्या लगता है इतने सालों में कितनी चीज़ें बदली है व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस इन इंडिया? बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे एक लैंडलाइन फ़ोन से लेके आज स्मार्टफोन आ गया है। मैं कहूँगा रेडियो से लेके सोशल मीडिया तक जैसे ये पूरा चेंजेस आए हैं, वैसे ही सेम चेंजेस मैरिज को लेके भी रहे हैं। उस टाइम लोगों के पास कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होता था। अगर कोई सूरत में बैठा है, अहमदाबाद में बैठा है, उनको अपनी डॉटर के लिए, अपने सन के लिए बैंगलोर में कोई रिश्ता चाहिए, हैदराबाद में कोई रिश्ता चाहिए, दिल्ली में, इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती थी। उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस तब के टाइम पे थे और बहुत सारे चैलेंजेस आज के टाइम पे हैं जो तब नहीं थे। बिल्कुल। तब एक मर्यादा थी फैमिलीज़ में, एक रिस्पेक्ट था, एक समाज का डर था जो आज धीरे धीरे कम हो गया है। तब सहन शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, कॉम्प्रोमाइज़ लेवल्स उस टाइम पे ज़्यादा लड़कियों से पूछा नहीं जाता था और आज के टाइम पे लड़कियों को फुल राइट है उनका लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल सही है। उस ज़माने में वो चीज़ एकदम परफेक्ट थी क्योंकि उस टाइम पे उम्र छोटी होती थी। जब उस टाइम पे शादी करवाते थे तो 18 साल की लड़की हुई और कह देते थे कि भाई चलो शादी करा दो, शादी करा दो। 20-21 तक आते आते तो मतलब समाज वाले या मैं कहूँ रिश्तेदार, मतलब पेरेंट्स का या बड़ों की जान ले लेते कि यार अभी तक बच्ची की रिश्ता नहीं कराया, क्या हुआ, रिश्ता नहीं हो रहा क्या, रिश्ता नहीं मिल रहा क्या। और आज क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, लोगों में अवेयरनेस है एजुकेशन को लेके, हर एक पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन करे। आज आप देखोगे तो ग्रेजुएशन 21-22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन है, उसके बाद 24-25 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों की खुद की अब चॉइसेस ऐसी होती हैं कि नहीं 2-3 साल तो हम लाइफ एक्सप्लोर करें, हमने इतनी एजुकेशन ली है तो उसको एटलीस्ट कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करें, उस चीज़ को हम समझें तो सही।
तब के टाइम पे लड़कियां चाय समोसा लेके आती थी, आज रेस्टोरेंट में बैठ के लड़के के साथ ऑर्डर करती हैं। तो तब से लेके अभी तक बहुत चेंजेस आए हैं और ज़माने के हिसाब से चेंजेस आने भी चाहिए, और जो आए हैं वो तब के टाइम के लिए तब सही था और आज के ज़माने के हिसाब से चलने के लिए भी वो भी ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से कुछ सही गलत नहीं है, सिर्फ ज़माने क्या अंतर रहा है? उस टाइम पे न्यूज़ सुनने का तरीका रेडियो था, वो भी सही था। आज स्मार्टफोन है, वो भी सही है। समय के हिसाब से जो चीज़ जिस तरीके से फैसिलिटी मिल रही है उस चीज़ का यूटिलाइज कर लेना एकदम परफेक्ट है। एंड उसी में आप लोगों को भी ढलना पड़ता है। डेफिनेटली और जैसे उस टाइम पे हम बड़ों के अकॉर्डिंग चलते थे। कोई रिश्ता अगर बताते थे तो हम फादर्स भी नहीं कहूँगा मैं, ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स के हिसाब से हम लोग चलते थे। ग्रैंड पेरेंट्स ने जो कहा उनको फादर, बच्चों के फादर्स भी या मदर्स भी उनको टाल नहीं सकती थी। और आज के जनरेशन में हमें बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है लिटरली। और आज भी बेचारे वही फादर मदर तब फादर मदर के हिसाब से चलते थे, आज बच्चों के हिसाब से चलते हैं। वो फंस गए बीच में। नहीं, पर वो फ्लेक्सिबल है। आज भी वो सोचते हैं कि भाई चलो जिसमें बच्चों की खुशी, और उस टाइम पे सोचते थे जिसमें पेरेंट्स की खुशी। ट्रू दैट। लेकिन इसके अलावा सर, अगर हम आपकी इंडस्ट्री की बात करें, अगर एक मैरिज ब्यूरो की बात करें, वो लोग कहते हैं कि है क्या, इट्स जस्ट की बायोडेटा एक्सचेंज है, इतना एक डेफिनेशन रखते हैं उसका। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, जस्ट बायोडेटा। अगर कोई अच्छा ढंग का मैरिज ब्यूरो है जो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, तो वो आप एक समझिए एक तरह से आपके लिए मॉल है। राइट। आप एक किराना स्टोर पे या प्रोविजन स्टोर पे जाते हो, आप उसको 4 चीज़ें ऑर्डर करते हो, वो आपको दे देता है। लेकिन मॉल में क्या होता है, आप एक्सप्लोर करते हो। राइट। तो कहीं भी किसी भी अच्छे मैरिज ब्यूरो में जाते हो, आपको आपके हिसाब की चॉइसेस मिलती हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रपोजल्स प्रोवाइड होते हैं। प्रपोजल्स के साथ साथ अगर ट्रस्टेड मैरिज ब्यूरो है, जैसे आज मैं हमारी बात करूं तो हमें काम करते करते 23-24 ईयर्स हो गए। yes. तो आज हमारे पास जो प्रोफाइल्स हैं सब रेफरेंस बेस्ड हैं। वी हैव मोर देन 1 लाख प्रोफाइल्स, लेकिन सारे रेफरेंस टू रेफरेंस बेस्ड हैं। आज जिनके रिश्ते कराए उनके रिश्तेदारों की बायोडाटा आई, उनके रिश्तेदारों की बायोडाटा, उसने उनके रिश्तेदारों की बायोडाटा आई, तो ऐसे करके है। तो आज किसी को भी अगर हम लोग प्रोफाइल सजेस्ट करते हैं तो हम लोग उनको लिंक, रेफरेंस, इंक्वायरीज बता सकते हैं कि भाई आप आज भले जयपुर में बैठे हो, लेकिन आपका जो रिश्ता मेरे पास आया है आपके भोपाल वाले उस ताऊ जी के थ्रू आया है। वो भोपाल वाले जो हैं उनके समधी हैं नागपुर में, वो इन रायपुर वालों को जानते हैं। तो आप ये कनेक्शन निकाल सकते हो। तो और उसके अलावा बच्चों को गाइड करना, समझना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगर उनको वेजिटेरियन फैमिली चाहिए, वेजिटेरियन फैमिली, नॉन वेजिटेरियन फैमिली चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फैमिली, हाइट किस हिसाब से चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिटीज़ कौन सी चाहिए, तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को मंगल है, कोई मांगलिक देख रहा है, किसी को मंगल नहीं है तो वो नॉन मांगलिक देख रहा है, तो किसी को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, किसी को जॉइंट फैमिली चाहिए, किसी को तो ऑनेस्टली ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं लड़का अकेला ही हो। भाई सिंगल चाइल्ड नहीं, जॉब करता हो, पेरेंट्स के साथ भी ना रहता हो, अगर वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है वहीं पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स बोले अहमदाबाद में रह रहे हैं, बॉम्बे में, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। किसी को कुक नहीं करना, किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, तो ये हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती है। किसी को वर्किंग रहना है, कोई नॉन वर्किंग रहना चाहती है, तो हर किसी के अकॉर्डिंग आपको एक परफेक्ट मैरिज ब्यूरो में प्रोफाइल सजेस्ट होते हैं। लेकिन मैरिज ब्यूरो में अगेन कह रहा हूँ कि वेरीफाइड और ट्रस्टेड होना चाहिए, क्योंकि जैसे स्कैम्स हर इंडस्ट्री में हैं। आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेके मेडिसिन से लेके सब चीज़ों में मतलब स्कैम्स हैं। तो इसमें भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। तो स्कैम्स से बच के ट्रस्टेड अगर मैरिज ब्यूरो है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आपको प्रॉपर कंसल्ट करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट समझेगा, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट समझेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोफाइल सजेस्ट करेगा। बट सर, दिस इज़ योर डेफिनेशन। एट द सेम टाइम, इफ एनीबडी हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, उनको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा ब्यूरो रियल है और कौन सा सच में स्कैम है, तो क्या साइंस है आइडेंटिफाई करने? बहुत बेसिक चीज़ है। अगर किसी भी मैरिज ब्यूरो का आपको रेफरेंस मिलता है, या आप ऑनलाइन सर्च करते हो, या आपको किसी रिलेटिव ने दिया है, या कोई आपको अप्रोच करता है,
तो बहुत बेसिक चीज़ है। सबसे पहले आपको उससे ये क्वेश्चन करना है कि भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, या मैम Okay. आप कितने टाइम से काम कर रहे हो। ओके अच्छा, आप भले फ़ोन किया है आपने मुझे जयपुर में, आप अहमदाबाद से बोल रहे हो। अगर आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपने जयपुर में कौन से रिश्ते करवाए हैं? ओके 2-4 के आप रेफरेंसेस लीजिए। अगर वो बंदा काम कर रहा है या वो बंदी काम कर रही है, डेफिनेटली उसने रिश्ते करवाए होंगे। राइट उनसे आप उसका रिव्यू पूछ सकते हो। उनसे रिव्यू पूछ के आप समझ सकते हो कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है। आपके अगर कोई रिलेटिव्स अहमदाबाद में रहते हैं, अगर सपोज़ वो अहमदाबाद का मीडिएटर है या बॉम्बे का मीडिएटर है, आपके रिलेटिव्स कोई बॉम्बे में रहते हैं, आप उससे पूछ सकते हो कि भैया मुझे फलाने मीडिएटर की पहले इंक्वायरी करके दे कि इसके पास कैसे प्रोफाइल्स हैं या ये कहीं स्कैमस्टर तो नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आज की तारीख में फेसबुक से लेके, गूगल से लेके, व्हाट्सएप ग्रुप से लेके और इंस्टा पे बहुत सारी बायोडेटास वायरल हो रही होती हैं। राइट मेरे पास जनरली मैं कहूँ तो अभी कल का ही मैं बताऊँ तो मेरे पास एक बायोडेटा आई कि बोले कि भैया इसकी इंक्वायरी तो करके दो। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, भले रिश्ते हम नहीं चलाते लेकिन इंक्वायरी के लिए हमें बायोडेटा ज़रूर भेजते हैं। मैंने एड्रेस देख के बता दिया कि भैया ये फेक है, बायोडेटा ही फेक है। कैसे रीज़न क्या था? बिजनेस का नाम लिखा था, एड्रेस लिखी थी लेकिन प्रॉपर नहीं थी। शॉप नंबर होता है, मार्केट का नाम होता है, जस्ट एरिया लोकेशन, दैट्स इट। घर का नंबर, घर की एड्रेस में भी घर की एड्रेस नहीं थी, कुछ नहीं था, समथिंग ओके। फेसबुक पे सर्च करने जाओ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सरनेम ऐसी जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सुनी। ओके अब इतने टाइम से काम कर रहे हैं और हमारी लोकल सिटी में कोई बंदा है तो बट ऑब्वियस सी बात है 4 जनों को फ़ोन करने से पता चल जाता है, राइट लेकिन नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स ये फ्रॉड है। फ्रॉड तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी फ्रॉड बायोडेटास भी घूम रही होती हैं और पेरेंट्स के मन में एक एक्सपेक्टेशन होता है यार अच्छा रिश्ता है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। दैट्स तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को पहले वेरीफाई करके उसके बाद ही आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। 100%। बट सर इसके अलावा ये तो हो गया एक ब्यूरो की पूरी चीज़ें ऑपरेट कैसे करती है। व्हाट अबाउट एक नया वेव है जेनजीज का, डील किया है आपने अभी तक? हाँ, डील कर ही रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू आर सीइंग इन दिस जनरेशन? जेनजीज बहुत प्रैक्टिकल हैं। ओके हाँ, बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लेकिन एक चीज़ है कि उनका जो मन है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है वो लोग। इमोशनल बहुत नहीं, शायद तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। मैं जनरली आज की तारीख में जेनजीज़ की जो मैं बात करूँ तो जब उनसे मैं बात करता हूँ तो उनके एक ही रिप्लाई आता है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि ये बायोडाटा आपको भेजी है और ये रिश्ता है, अच्छा है, एक बार देख लो। भैया फ़ोटो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यार जो सामने है लड़की है वो मेरी देखी हुई है, एक बार सामने मिल लो। भैया मुझे किसी को ना बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं उसको मिलूं, उसको मना करूं, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा एट द सेम टाइम लड़कियों का भी सेम ही सिनेरियो होता है कि भैया मैं मिलूं ना करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को। तो वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। ओके लेकिन एक चीज़ बियॉन्ड दिस, एक उनको एक चीज़ ये ज़रूर समझनी चाहिए, लैक ऑफ गाइडेंस है या क्या पता नहीं, या मतलब जनरेशन गैप है, लेकिन एक चीज़ उनको समझना होगा कि अरेंज मैरिज का जैसे हर चीज़ का एक प्रोसेस है। अगर डॉक्टर सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसको काटना है तो वो पेनफुल है, राइट लेकिन उसके बिना वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वैसे ही जब आप अरेंज मैरिज में लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहे हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस Right. कि आपको मिलना है। आप ये सोच के घर से गाड़ी नहीं निकालना बंद नहीं कर सकते कि यार जिस दिन शहर की सारी लाइटें ग्रीन होंगी मैं तो उसी दिन कार बाहर निकालूंगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप निकालोगे गाड़ी तभी आपको पता चलेगा रेड कहाँ है, ग्रीन कहाँ है। वैसे ही आप जब मिलोगे आपस में तब आपको पता चलेगा कि भाई ये सही है कि नहीं है। जस्ट सिर्फ एक फोटो पे जज करना, दैट्स नॉट अ करेक्ट पाथ। ट्रू उसकी वजह से कई बार अच्छे अच्छे लाइफ पार्टनर्स, कंपेनियंस खो देते हैं और काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम पे वेट करते हैं। राइट बट सर ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि हर चीज़, हर किसी की साइकोलॉजी आज बहुत डिफरेंट हो चुकी है, हाँ? है ना? एंड सबके चॉइसेस और पैटर्न्स ऑफ चॉइसेस इतने यूनिक हो चुके हैं कि दो सेम तरीके के लोगों को मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। नहीं है, डेफिनेटली। जस्ट होता क्या है कि जनरली पेरेंट्स हो या बच्चे हो, अजम्पशंस पे डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं।
जैसे मैं एक आपको एग्जांपल की बात कहूँ तो बिजनेस क्लास फैमिली है, अरे नहीं नहीं भैया ये बिजनेस क्लास फैमिली अपने को कहाँ चलेगी, अपने को अपनी बच्ची तो जॉब करेगी या वर्किंग रहना चाहती है, एटलीस्ट आप एक एफर्ट तो दो, बात तो करो फैमिली से कि भाई आपके घर में जॉब अलाउड है कि नहीं है। एक जस्ट सिंपल ये माइंडसेट रखना कि भाई जॉब फैमिली ही जॉब करवाएगी, या फिर जो बिजनेसमैन है वो अपने घर में वर्किंग अलाउड नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, जितने जनों से मैंने आज तक बात करी है, या तो लड़कों की आज की तारीख में पर्सनल प्रेफरेंस रही है ये कि भाई लड़की वर्किंग होनी चाहिए, उसको थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। हमारे फ्रेंड सर्कल्स में कहीं पे भी मैं लेके जाऊं तो एटलीस्ट कहीं पे भी कुछ टॉक चल रही है, कहीं पे कोई चीज़ की बात चल रही है, तो वो अपने आप को कैरी कर सके, वो उस हिसाब से उस तरीके से उन बातों में इन्वॉल्व हो सके, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। लेकिन उन बातों में, उन टॉपिक्स पे, भले जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स चल रहे हैं या किसी का कोई भी फैशन रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, अगर वो आज कहीं पे वर्किंग है कि दुनिया से जुड़ी हुई है तो ही वो कनेक्टेड है। अदरवाइज घर में बैठ के, और जिनको होमली रहना है उनके लिए वो भी प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर जिनको वर्किंग करना है तो एटलीस्ट आप एक एफर्ट्स दो, आप कॉल उठाओ मीडिएटर को या आप सामने वाले से बात करके एक बार एटलीस्ट पूछ लो कि भाई हमारे घर में हमारी बिटिया जो है वो आफ्टर मैरिज वर्किंग रहना चाहती है, तो आपके घर में अलाउड है कि नहीं है। वो चीज़ें एक अजम्पशंस बेसिस पे डिसीजन ना लेके एक बार आप प्रैक्टिकली देख लोगे ना, तो चीज़ों को आप चेंज होते हुए देख पाओगे। True that. और रिश्ते ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, कम्युनिकेशन इज द की, एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें इतनी शादियां और आई थिंक इतने लोगों को आपने जोड़ा है, राइट, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, इज देयर एनी स्टोरी या ऐसा केस स्टडी दैट हैज स्टेड विद यू इमोशनली, आप बोल सकते हैं कि समथिंग ग्रेट दैट यू डिड बिकॉज ऑफ इट? स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं। हाँ. स्टोरीज़ में मैं अगर कहूँ तो देयर आर मल्टीपल, मैं पर्टिकुलर एक कोई बता पाऊँ या नहीं बता पाऊँ वो तो ये नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है, जब किसी के रिश्ते करवाते हैं तो जो उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, या जो उस स्टेज पे खड़े रह के बच्चों की खुशियाँ देखते हैं, तो और उनकी ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं उससे काफ़ी हद तक मन में सुकून मिलता है कि यार चलो कुछ अच्छा किया, कुछ तो अच्छा किया। तो वो चीज़ एक थोड़ा मन में एनकरेज करती है कि नहीं, और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक मोटिवेशन मिलती है। एग्जैक्टली। बट सर आते काफ़ी हॉट क्वेश्चन पे, आज के टाइम में एक्सपेक्टेशंस किस लेवल तक पहुंच चुकी हैं लोगों? बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, दिन ब दिन क्या है, चीज़ें जुड़ती गई हैं। पहले क्या होता था कि भाई समाज का चाहिए, हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा, बड़े तो सब चला लेते थे, खानदान देखते थे वो कि खानदानी घर चाहिए, खानदानी घर है, नाम है, रुतबा है, ओके दैट्स इट। लड़का कम पढ़ा लिखा है, लड़का काला है, लड़का नाटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एजुकेशन क्या है क्या नहीं, खानदानी घर है। खानदानी घरों में से मतलब देर नहीं जाती, दूर नहीं जाता कोई। तो उस टाइम पे बड़े तो सिर्फ घर देखते थे। फिर धीरे धीरे जुड़ा कुंडलियों का चक्कर, हॉरोस्कोप्स का। अगर आप 60s 70s या 50s के पेरेंट्स की बात करेंगे तो उनसे अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी पूछेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए। और फिर हुआ हॉरोस्कोप मिलाने का चक्कर चालू, मांगलिक नॉन मांगलिक ये सारी बातें आई। वो धीरे धीरे आई। उसके बाद एज क्राइटेरिया भी आने लगा कि भाई 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, वरना पहले तो दादा दादियों में अगर आप देखेंगे तो दादी 2 साल बड़ी भी होती थी दादा से, या कई बार दादा से 10 साल छोटी होती थी दादी। लेकिन फिर एज का भी एक लिमिटेशन आई जो फेयर इनफ था। उसके बाद हाइट की एक्सपेक्टेशन आई, वरना पहले तो जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन भी चलता था, लेकिन बाद में नहीं, 5'11" लड़के की हाइट है तो मिनिमम 5'3" 5'4" तो चाहिए। फिर लड़कियों की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आने लगी कि यार हम फेयर हैं तो लड़का भी फेयर चाहिए यार, ब्रिटिश या ब्राउनिश तो नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे आया क्वालिफिकेशन का कि नहीं, लड़का क्वालिफिकेशन में अच्छा है तो लड़की भी क्वालिफिकेशन में अच्छी चाहिए, सो ऑन। और अब जो लेटेस्ट में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ तक कि डाइट वेजिटेरियन
नॉन वेजिटेरियन में भी एक कंपटीशन है, हमारी बेटी वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन ही चाहिए। वेजिटेरियन बात करें सर, वीगन। वीगन, एग्जैक्टली वीगन पे भी कह सकते हैं आप, लेकिन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का तो डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा देखने मिला है कि भी बेटी वेजिटेरियन है, उसको वेजिटेरियन फैमिली में ही कंफर्टेबल है। मैं कह रहा हूँ कि आज एक छोटा सा लाइव हॉट एग्जांपल अगर मैं दूँ, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, ठीक है, विराट नॉन वेजिटेरियन था, अनुष्का शर्मा वेजिटेरियन थी। अगर आज की तारीख में अनुष्का ये कहती कि भाई नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मुझे तो सिर्फ वेजिटेरियन ही चाहिए, या विराट तू नॉनवेज छोड़ दे तो ही मैं तेरे से शादी करूँगी, तो क्या पॉसिबल था? कंडीशंस पे तो कोई मैरिजेस होती नहीं। आज धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, बॉन्डिंग बढ़ी, धीरे धीरे हरे कृष्ण में अनुष्का ले गई विराट को। आज विराट ने नॉनवेज छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम पहले ही इंटरव्यू में उसने कहा था, तो आज उसने, और उसको खुद को अच्छा फील हो रहा है। तो सारी चीज़ें कई बार कंडीशंस बेस्ड नहीं होती, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा प्यार, थोड़ा बॉन्डिंग बढ़ाओ, सब चीज़ सेटल हो जाती है। लेकिन हाँ, रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस पहले से एक चीज़ बढ़ती गई है। सबको अब एक परफेक्ट पिक्चर चाहिए, सबको परफेक्ट एक पैकेज चाहिए, उस पैकेज में सब चाहिए। लेकिन एक चीज़ फिर भी सबको माननी होगी कि 10 आउट ऑफ 10 तो कोई भी नहीं है। Nobody is perfect, तो obviously. 10 आउट ऑफ 10 तो कभी मिलना भी नहीं है। अगर 10 बातों में से 7-8 बातें आपको मिल रही हैं तो 1-2 बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, अदरवाइज लेट हो जाती है काफ़ी। ट्रू दैट। बट सर, एक चीज़ जो हमने देखा कि एक पैटर्न देखने में आ रहा है कि जो लोग जितने सक्सेसफुल हैं ना, उतने ही लोनली भी हैं, उतने मेंटली स्टेबल नहीं हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग ऑन टू देयर मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स। तो समबडी जो इस एक्सपर्टीज़ में है, इस फील्ड में है, क्या आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली देख रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, मैं कहूँगा। लेकिन सच कहूँ तो हर बार लॉजिक काम नहीं आता, कहीं कहीं मैजिक काम आता है। राइट। तो हर चीज़ में लॉजिक आप ढूंढोगे, नो डाउट आपने साइंस पढ़ा है, थीटा गामा सब पढ़ा है आपने, सारी चीज़ आपकी फिजिक्स लॉजिक सारे सही हैं, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में मैजिक होता है। आज लोगों की कुंडलियां लोग मैच करवाते हैं, 27 गुण, 28 गुण, 30 गुण, 32 गुण मैच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो लॉजिकली तो सही था, गुण तो मैच हो रहे थे, सब चीज़ सही था, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हुआ। तो सब चीज़ों में लॉजिक नहीं होता, कहीं कहीं मैजिक भी होता है। आप जिस परमात्मा, जिस परमेश्वर को आप मानते हो, कई बार कुछ चीज़ें, अगर आपकी बॉन्डिंग, सब चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो वहाँ आगे बढ़ जाना चाहिए। और धीरे धीरे जहाँ अंडरस्टैंडिंग बैठती है ना, वहाँ सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल्ड हो जाती है। ट्रू। एंड तभी एक और चीज़ है, जैसे इतनी ब्यूटीफुली आपने ये बात बोली, लेकिन जैसे अभी हमारी पेरेंट्स थे, वो हमें कहते हैं कि शादी पहले बहुत सिंपल हुआ करती थी, अभी जाके कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सो हाउ मच डू यू एग्री टू दैट? देखिए, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऑनेस्टली मैं कहूँ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। बच्चों को, पेरेंट्स को, अगर जब पहले तो आप बायोडाटा निकाल रहे हो या बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि भाई बच्चे आपके रेडी हैं। कई बार क्या है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं यार बच्चों को तो मना लेंगे, कोई अच्छा रिश्ता तो आए, लेकिन नहीं होता ऐसा। आज की तारीख में बच्चों का राइट्स इक्वल है, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स से थोड़ा ज़्यादा ही है, कि उनको अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने का पूरा हक है। अच्छा, कहीं इस चीज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं है, कहीं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में मैट्रिमोनियल सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, तो बट ऑब्वियसली बात है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है उनके पास। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कि एक्चुअली में शादी के बाद बसता कैसे है, हाउ डू यू लिव टुगेदर। नहीं, बच्चों का क्या है ना कि ऑनेस्टली आज की तारीख में उनके लिए मोस्ट फोकस्ड फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है, जो सबसे पहले अगर बायोडाटा मोबाइल पे आई, सबसे पहले वो देखेंगे फ़ोटो। देखा फ़ोटो, नहीं आ रहा समझ में, स्वाइप लेफ्ट, समझ में आ रहा है पापा स्वाइप राइट। जस्ट लाइक अ डेटिंग ऐप। हाँ, इट्स काइंड ऑफ डेटिंग ऐप कि पापा ठीक है ये ओके, बायोडाटा पढ़ो, हाइट क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिटी क्या है। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स हॉरोस्कोप मैच करते हैं, हॉरोस्कोप मैच करवा लो, लोगों की इंक्वायरी कर लो आप। इंक्वायरी, अगर आपके कोई 4 रिश्तेदार हैं जिनसे आप पूछ रहे हो, वो आपको बता रहे हैं
कि भाई नहीं ये फलाना घर अच्छा, तो डेफिनेटली आप मिलो। फिर अगर फ़ोटो पे एक बार अगर आपको एवरेज दिखता है, उसको आप साइड में रख के आगे बढ़ सकते हो आप, क्योंकि एट द एंड आपको कोई टेम्प्रेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। वो लाइफ पार्टनर आपके हर सुख दुख में आपके साथ हो रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 35, 40, 50 ईयर्स। जितना टाइम शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं रहे, उससे ज़्यादा आपके उस लाइफ पार्टनर के साथ बच्चे होने वाले हैं, बच्चों की शादियां होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हर एक एक मोमेंट आप उनके साथ जीने वाले हो। लुक्स का क्या है, लुक्स आज जो हैं, आपकी एज 30 है, क्या 40 में वैसा लुक रहेगा? 45 में सेम लुक रहेगा? कई बार देखा गया, नोटिस किया गया है, एक प्रेगनेंसी होती है, लड़कियां मोटी हो जाती हैं। नो डाउट आज की तारीख में हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिर से पतली हो जाती हैं, बात अलग है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता, तो क्या वापस भेज दोगे? लुक्स मतलब आपका प्यार सिर्फ लुक्स तक था? नहीं, इट्स ऑल अबाउट बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, नेचर। लड़का सुबह से लेकर शाम तक अगर आ रहा है, रात को वाइफ के साथ 2 प्यार की बातें हो जाए, उसके साथ एक शाम को एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए, एक हैप्पी मोमेंट हो जाए, नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ बंदा काम करेगा। ना कि अगर आया, रात को हुआ लड़ाई झगड़ा, पता चला 4 दिन में डाइवोर्स की बातें चल रही हैं। तो लुक्स ज़्यादा काम नहीं आता। मेकओवर नाम की चीज़ है, कहीं पे भी मेकओवर करवाया जा सकता है, किसी का भी मेकओवर करवाया जा सकता है। ऐश्वर्या राय को ही आप देख लो, गुरु पिक्चर में आप ऐश्वर्या राय को देख लो, और उसके अलावा धूम पिक्चर में ऐश्वर्या राय को देख लो, तो ड्रास्टिक चेंज है। एक पिक्चर आई थी, आई गेस व्हाट्स योर राशि, हाँ, प्रियंका चोपड़ा की, अलग अलग रूप, 12 राशियों में 12 अलग अलग रूप उसने दिखाए थे अपने। तो किस रूप में आप पसंद करोगे, वैसा रूप उसका बना लो, मेकओवर करवा लो, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नेचर वो कहीं पे भी मेकओवर नहीं होता। बच्चा एक बात बताइए, जब आप शादी करवाते हैं, राइट, आपने बोला मेकओवर करवा लो। अब मेकओवर हमारा कोई कुछ टेम्पररी टाइम के लिए करा सकता है, हाँ, बट ये एक्सेप्टेंस कि जिससे आपने शादी करनी है, आपको उससे कम्युनिकेट करना है कि भाई या बहन जैसी तू है, या व्हाट्सएवर इज योर टेक, जैसे आप लग रहे हो ऐसे ही यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। क्या ये चीज़ें अब रह गई हैं? डू पीपल एक्सेप्ट हु दे आर? देखो, एक चीज़ तो हर किसी को माननी होगी, मेकओवर जो चाहिए लोगों को वो दिखावे के लिए चाहिए कि भाई फ्रेंड्स के साथ में लेके जाऊं या समाज में कहीं लेके जाऊं, तो मतलब लाइफ पार्टनर ऐसा लगना चाहिए फ्रॉम द बोथ साइड। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लड़कियां हो या लड़का हो, लड़कियों को भी आज की तारीख में चाहिए या फेयर टॉल हाइटेड हैंडसम लड़का चाहिए, मैं मेरे फ्रेंड्स के कहीं ले जाऊँ या मेरे रिलेटिव्स में कहीं गैदरिंग में ले जाऊँ। लेकिन बट ऑब्वियसली बात है, रात में नाइट सूट में वो मेकअप करके नहीं सोएगी, वहाँ तो इनर ब्यूटी ही काम आएगी उसकी। Exactly. तो आपको ये समझना है कि जो फोटो देख के आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कितना भी स्टाइलिश आप निकलवा लो, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सनालिटी कैसी है, वो मिलकर नेचर स्वभाव उसका कैसा है, एडजस्टेबल है नहीं है, एडजस्टिंग है नहीं है, लड़का या लड़की दोनों को आज की तारीख में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टिंग होना चाहिए, तभी लाइफ एक साथ चल पाती है, अदरवाइज दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब बात ज़माने की हो ही रही है सर, सो समथिंग एल्स दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ, तो आपकी इंडस्ट्री पे सोशल मीडिया का कितना असर पड़ा है, या इन द गुड एंड बैड बोथ साइड? अच्छा भी है, बुरा भी है। गुड पार्ट इज़ कि आज की तारीख में किसी के पास भी बायोडाटा जाती है ना, तो शायद हर कोई सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, या हर कोई लड़की सोचती है या लड़का सोचता है मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। बट एक चीज़ मैं ओपनली ट्रांसपेरेंटली बता दूँ कि जब किसी भी लड़के की या लड़की की बायोडाटा जाती है ना, तो सबसे पहले हर कोई आज की तारीख में इंस्टा प्रोफाइल ही चेक करता है। ट्रू दैट। कि इंस्टा प्रोफाइल क्या है, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, फेसबुक क्या है, कितनी लड़कियों से बात कर रहा है, क्या क्या कमेंट्स हैं उस पर। तो डेफिनेटली भैया अपने सोशल मीडिया उस तरीके से मैनेज करके रखो, बैलेंस करके रखो। दैट इज़ वेरी ट्रू। हाँ, तो गुड पार्ट ये है कि किसी की भी कनेक्शन निकालना हो तो आजकल पेरेंट्स नहीं निकाल पाते। मैं आपको बताऊं कि चलो एक सपोज़ बॉम्बे की लड़की है और बैंगलोर का लड़का है, ठीक है, लेकिन दोनों कहीं लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ लड़के का कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। जब वो लड़का उसकी फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टा प्रोफाइल चेक करता है ना, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन मिल जाता है। हाँ।
तो वो डेफिनेटली वो बंदा अपने दोस्त को, यार ये सेम एज की है तो तुम लोग सेम बैच में हो सकते हो, तो यार क्या था इस लड़की का मेरे को बताओ ना, या क्या था इस लड़के का मुझे बताओ ना। तो डेफिनेटली 1 साल सीनियर है, 1 साल जूनियर, कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल आता है और कहीं ना कुछ सर्कल में पता चल जाता है। तो जो पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा डर भी है ना कि भाई यार इंक्वायरी कैसे करेंगे हम लोग, तो बच्चे आज की तारीख में स्मार्ट हैं, उनका फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल में कहूँगा आपसे बड़ा है। बच्चों को दो बायोडाटा कि यार देखो कहीं कुछ सोशल मीडिया पे इसका म्यूचुअल फ्रेंड निकलता है क्या, डेफिनेटली बच्चे निकाल लेंगे। आज से वो पहले लगते थे डिटेक्टिव पीछे, अभी भी लगवाते हैं लोग वैसे तो, बट आई थिंक सोशल मीडिया इज द न्यू डिटेक्टिव नाउ। डेफिनेटली वहाँ पे हर किसी का सुख दुख सामने आ जाता है। सामने आ जाता है। उसके अलावा सर एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है हाल ही में, अ लॉट ऑफ डिवोर्स केसेस आर हैपनिंग नाउ, काफ़ी एस्केलेट हो गया, एंड आई एम श्योर ये बहुत लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं। तो व्हाट एज पर यू हु इज इनटू नॉट separating but bringing people together, what do you think is top notch reasons to get divorced today? Decisions in a hurry. कई बार रिलेटिव्स ने बोल दिया नहीं यार घर अच्छा है, कई बार ज्योतिष ने बोल दिया अरे कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, ना देखा ना इंक्वायरी करी ना कुछ, ना बच्चों को टाइम दिया, फटाफट कर दिया रिश्ता। आज की तारीख में डाइवोर्स केसेस को या सगाइयाँ रोका टूटता है, एंगेजमेंट ब्रेक्स के केसेस को सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से क्योर करने का एक बहुत सिंपल रीज़न है, फ़ोटोज़, जन्मपत्री, इन सब पे एक सेकंड प्रायोरिटी रखो। पहले आप फैमिलीज़ मिलो, लड़के से मिलो, सिर्फ लड़के से नहीं उसकी फैमिली से भी मिलो। कहीं पता चला पेरेंट्स डोमिनेटिंग है तो क्या आप एडजस्ट कर पाओगे? लड़का तो चलो ठीक है, उसको वो तो पैदा हुआ है उस घर में, तो उसके लिए तो पेरेंट्स हैं। सेम लड़के के लिए भी हैंडल करना बहुत टफ होता है कि अगर सास ससुर डोमिनेटिंग हो, लड़के के लिए भी बड़ा टफ होता है। आजकल डेफिनेटली देख रहा हूँ, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर का मतलब ये होता है कि वो बार बार अपने दामाद को 2-2 मिनट में बुलाएंगे या अपने ऑर्डर पे चलाएंगे कि बेटा मेरी बेटी को आज ये है तो ये कर दो, फटाफट कर दो, या एक कंट्रोल, नॉट जस्ट एक डोमिनेटिंग नेचर की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनके साथ आप एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इमोशनल पेरेंट्स भी होते हैं। अच्छा, आज की तारीख में लोग इतना तक मतलब इमोशनल पेरेंट्स को भी कई बार डील करना थोड़ा मुश्किल टफ हो जाता है ज़्यादा, तो उनके पेरेंट्स के साथ भी आप कितने कंफर्टेबल हो, कितने एडजस्टेबल हो, वो सारी चीज़ों को देख के सोच समझ के बात करने का टाइम लो। आज की तारीख में जल्दी में आप डिसीजंस मत लो। व्हाट्सएप है, कम्युनिकेशंस हैं, आज की तारीख में नया जनरेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। एटलीस्ट पेरेंट्स से बात करके या पेरेंट्स को परमिशन देनी चाहिए कि बच्चे एटलीस्ट 2-3 बार मिल सकते हैं, बेस्ट है। नहीं तो फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे चैट करके एक दूसरे की रूटीन, एक दूसरे के लाइक्स, एक दूसरे की डिसलाइक्स, एक दूसरे की हॉबीज़, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें। लड़के की लाइफस्टाइल क्या है। मैं कह रहा हूँ किसी लड़के को क्लबिंग ज़्यादा पसंद है, किसी लड़की को नहीं है पसंद, किसी लड़की को ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है, किसी लड़के को नहीं है। तो क्या आप एडजस्ट कर पा रहे हो? क्या लड़का आपके लिए ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकता है? क्या लड़की आपके लिए क्लबिंग स्टार्ट कर सकती है? तो वो सारी चीज़ें बात करने से समझ में आती हैं, और वो बात करोगे तब बातें आगे बढ़ेंगी। जस्ट एन अजम्पशंस बेसिस पे डिसीजंस लोगे तो रह जाओगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि सर एज एन एक्सपर्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आया कि ये एक परफेक्ट मैच हो सकता है, बट उन लोगों ने एक दूसरे को कंसिडर नहीं किया? डेफिनेटली बहुत बार, बहुत लोगों में कई बार बातचीतें, मतलब यूँ समझिए कि 2-2, 3-3 साल तक रिश्ते चले, बातचीत चली ही, लेकिन फिर नहीं हुई। देखिए, उसको डेस्टिनी कह सकते हैं, मैं उसको डेस्टिनी ही कहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, डेस्टिनी है। लेकिन हाँ, बाद में कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है कि भाई कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में वो फील रहती है कि नहीं यार, वो वाला रिश्ता जो था वो ज़्यादा बढ़िया था। कई बार होता है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लड़के की हो गई लेकिन लड़की रह गई, तो लड़की वालों के मन में रहता है कि नहीं यार, वो रिश्ता अच्छा था, हमने छोड़ दिया। सेम चीज़ लड़के वालों के साथ भी होता है कि भाई यार, वो लड़की अच्छी थी यार, और एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ, नहीं इससे अच्छी मिल जाएगी, अभी तो मैंने शुरू किया है। आपने ऐसे देखा है सर कभी कि कोई प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग था,
बहुत अच्छा, द गर्ल और द गाय इज़ वेरी नाइस, लेकिन डीले करते 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 वो इतना अच्छा प्रोफाइल था कि उनको एक्सप्लोर करते करते एज ही निकल गया। डेफिनेटली ये बहुत होता है। बहुत केसेस में देखा है कि आज की तारीख में 88 के, 86 के, 85 के, 81 के, 92 के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 38-40 साल के लड़के लड़कियाँ अब कुंवारे रह गए हैं। और धीरे धीरे क्या है ना कि मैं आपको बताऊँ, एक एक्सेप्टेंस उनके अंदर ख़त्म हो जाती है कि नहीं यार हमें तो और अच्छा मिलेगा। लेकिन एक मैं आपको इस इंडस्ट्री की एक डार्क फैक्ट बता देता हूँ। जब आप 25, 26, 27 में स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं और एक्सप्लोर करूँ। 30, 32, 33 तक आते आते माइट भी आपके पास 100, 150, 200 प्रोफाइल्स आ गई होंगी जिनको आप रिजेक्ट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक डार्क रियलिटी ये स्टार्ट होती है कि आपके पास राउंड एंड राउंड वही प्रोफाइल्स फिर से वापस आएंगी। अब आपके पास कोई नई प्रोफाइल्स नहीं आनी, क्योंकि आपकी एज हो गई 35। वो जो लड़कियां हैं उन्होंने भी अपनी बायोडाटा 26 में निकाली थी, वो भी राउंड एंड राउंड चल रही हैं। अब वो 200 प्रोफाइल्स में से धीरे धीरे कम होते जाते हैं, 180, 160, 150। फिर जहाँ जहाँ आपको आपने कॉम्प्रोमाइज़ सोचे थे उनकी तरफ आप आगे बढ़ते हो कि चलो ठीक है यार एक कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन तब तक एज आ जाती है कि आपको मिनिमम 2 कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। हाइट एंड लुक्स बोथ, एजुकेशन एंड सिटी समथिंग, हॉरोस्कोप मिलाना छोड़ना पड़ेगा, या फाइनेंशियल्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब 1 से 2 ये धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ेस बढ़ते जाते हैं। तो यू थिंक 26 से 32 का एक ब्रैकेट है, उसके बाद ये गेम शुरू हो जाती है? देखिए इसमें क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक भगवान की तरफ से ही ये बनाया गया है, लेकिन एक लड़की वालों के लिए एक डिसएडवांटेज है और लड़के वालों के लिए कोई एक एडवांटेज है। मैं आपको बताऊं कैसे, दोनों को सिमिलर नहीं रख सकते। अगर लड़का 30 का है या सपोज लड़का 32 का है, तो उसको लड़की 31 चलेगी, 30 चलेगी, 29 चलेगी, 28 चलेगी, 27 चलेगी। चलो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ लड़की वालों ने कर लिया तो 26 वाली लड़की भी एग्री हो जाएगी 31 वाले लड़के के लिए और 32 वाले लड़के के लिए। लेकिन अगर लड़की 32 की है तो उसको लड़का देखना 33, 34, 35, 36, 37। और फिर तब क्वालिटी ऑफ पीपल चेंज हो जाता है। डेफिनेटली। और आज की तारीख में वैसे तो लड़के लड़कियां दोनों मेंटेन करते हैं अपने आप को, लेकिन लड़कियों जितना ऑनेस्टली लड़के अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते। तो और लड़कियों के लिए डबल डिसएडवांटेज है। और इसमें मैं पर्सनली ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक करेक्ट एज में हो जाना चाहिए, नहीं तो आप 34, 35, 36 में आप शादी कर रहे हो, ठीक है, उसके 2-3 साल आप अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करोगे। मैरिड लाइफ एंजॉय करने के बाद आप फैमिली प्लानिंग कब करोगे, और उस फैमिली प्लानिंग में कितनी दिक्कत आएगी। आज जो ये IVF सारे इतने सारे खुले हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि फैमिली प्लानिंग में हर किसी को दिक्कत आ रही है, और दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि एज ज़्यादा है, प्लस क्वालिटी ऑफ लिविंग टाइम के साथ और बेकार। डेफिनेटली वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आज जो पॉल्यूशंस हैं, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो लाइफस्टाइल है, एक नया फैक्टर बन गया। डेफिनेटली वो तो है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए करेक्ट एज में करेक्ट टाइम पे मैरिज कर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बट सर अभी तक आपके एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में जो पूरा इसमें रहा है, मैक्सिमम किस एज का प्रोफाइल आपके पास आया है? मैक्सिमम कौन से एज ब्रैकेट या किस एज का प्रोफाइल आपके पास आया है? देखिए मेरे पास ऑनेस्टली 22, 23 से कई बार प्रोफाइल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं लड़के लड़कियों की, और प्रोफाइल्स कई बार 30 की एज में भी लोग निकालते हैं, 31, 32 में भी निकालते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँ तो 31, 32, 33, 34 में जो प्रोफाइल्स निकालते हैं, बच्चों के बायोडाटा निकालते हैं, वो काफ़ी लेट हो चुके हैं। उनके लिए चॉइसेस ऑर्डर, क्योंकि 22 साल की, 23 साल की, 24 साल के बच्चों की जब प्रोफाइल्स निकली हैं तो हार्डली 2-3 साल में उनके रिश्ते हो जाने हैं। अगर आप निकाली बायोडाटा 26, 27 में रहे हो तो आप सोचिए कि ऑलरेडी चॉइसेस कम हो चुके हैं, और 30 के बाद तो कॉम्प्रोमाइज़ लेवल स्टार्ट हो ही जाता है। क्योंकि आज आप ये नहीं सोच सकते कि भाई अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हमें तो बहुत सारे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, हमारे में क्या कमी है। सबकी थिंकिंग सबको ये लगता है हम में क्या कमी है। 2 चीज़ें तो बहुत कॉमन है कि हम में क्या कमी है, और दूसरा हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। और ऑनेस्टली हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा बहुत परफेक्ट है।
वो तो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप देखने निकलते हो तो ये चीज़ आपको आपकी चॉइसेस होती हैं कुछ, कि आप हॉरोस्कोप मैच करोगे, आपको एज वाला प्रोफाइल चाहिए, आपको हाइट वाला प्रोफाइल चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन वाला प्रोफाइल चाहिए, आपका बच्चा वर्किंग है तो वर्किंग वाला प्रोफाइल चाहिए, आपकी एक लेवल स्टेटस है, आपको उस लेवल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही प्रोफाइल चाहिए, आपकी एक अपनी लाइफस्टाइल है, आपकी सिटी की प्रेफरेंसेस होती हैं। तो इन सारी प्रेफरेंसेस को वैरीगेट करते 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 आपकी चॉइसेस काफ़ी नैरो हो जाती हैं। दुनिया भले इतनी बड़ी है लेकिन आपके इन सारे क्राइटेरियाज को, फिल्टर्स को मैच करके कुछ प्रोफाइल्स ही निकल पाते हैं। और उन प्रोफाइल्स में भी फिर जन्मपत्री के लिए तो, हॉरोस्कोप के लिए तो मारा जैसे ही मना कर देते हैं 1 मिनट में। हाँ 1 मिनट में, इसको ये दोष है, उसको वो दोष है। ठीक है, हर किसी की अपनी मानता है और जिसकी जो मानता है। तो फिल्टर्स बहुत हैं, क्राइटेरियाज बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं। उन चॉइसेस को समझ के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 में से 7-8 पॉइंट्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और सर ऐसी कौन सी, एज एन एक्सपर्ट, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स एक रिश्ता होते ही शुरू हो जाती हैं जो बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स करती हैं? रिश्ता होते ही शुरू हो जाती हैं, देखिए अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ पार्टनर्स के बीच में तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स देते हैं। कई बार फैमिलीज़ का ज़्यादा इंटरफेरेंस वो कॉन्फ्लिक्ट देता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने के लिए पहले मैं कह रहा हूँ 6-8 महीने 12 महीने तो एटलीस्ट एक दूसरे को समझने में टाइम दो। अगर आप 6-8 महीने 12 महीने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाते हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो, तो आपकी लाइफ स्मूथली आगे चली जाती है। वरना मोस्टली आपने डाइवोर्स केसेस अगर देखे होंगे तो 6-8-12 महीने के अंदर ही डाइवोर्सेस हो जाते हैं मोस्टली केसेस में। एंड अभी इफ़ यू आर अपडेटेड विद द न्यूज़, जो त्विषा शर्मा का केस हमें देखने को मिला हाँ। हाल ही में, आई मीन अ वेल टू डू गाय, अ वेल टू डू गर्ल, दोनों अपनी जगह बहुत सही थे, बट जो हुआ, जिसके पीछे जो सच्चाई है, आई मीन जुडिशरी विल डू इट्स जस्टिस। बट आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? देखो, जो अभी तक न्यूज़ के माध्यम से ही जो डाउरी और हैरेसमेंट के केसेस उनके मामले में सामने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समाज के लिए शर्मनाक वाली बात है। लेकिन एक मैं आपको सच बताऊँ, अब इस बात को एक साइड में रख के एक ब्रॉडर वे में मैं अगर बात करूँ तो आज जितना लड़की वाले डाउरी को लेके परेशान हैं या चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रेसफुल रहते हैं, एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में लड़के वाले भी एलिमनी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और ये केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं कि लड़कियां आती हैं 2-4-6 महीने 8 महीने 1 साल रहा, नहीं समझ में आया तो लंबी चौड़ी एलिमनी क्लेम करते हैं वो लोग। तो लड़के वालों के लिए भी आज की तारीख में एक लड़की सिलेक्ट करना उतना ही टफ है जितना लड़की वालों के लिए रहा है कि भाई क्योंकि पहले के टाइम पे क्या डाइवोर्सेस बहुत बड़ी बात होती थी, रिश्ते टूटना, एंगेजमेंट टूटना बहुत बड़ी बात होती है। हज़ारों में 2000 में 1-2 का, मैं कहूँगा मोर देन दैट। अच्छा। और सगाइयाँ टूटना तो मतलब ऑनेस्टली डाइवोर्स के बराबर होता था। जैसे किसी लड़की का डाइवोर्स हो गया हो, किसी लड़के का डाइवोर्स हो गया हो, वैसे ही सगाई टूटना इज लाइक अ ब्रेकअप। इट्स लाइक अ ब्रेकअप। हर दूसरी तीसरी बायोडाटा में आपको सगाई टूटने का केसेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो हर 5 बायोडाटास में से 2 बायोडाटा सगाई टूटी हुई मेरे पास भी आती हैं। तो ये आज की तारीख में, लेकिन उसका रीज़न बहुत कॉमन है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ पहले आप क्योर कर सकते हो उस चीज़ को आप बाद तक ले जाते हो। एंड दैट्स कि आप लोगों का नेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, भैया बात कर लो, समझ लो, टाइम ले लो पहले। क्यों किसी भी चीज़ के लिए एकदम आपको हरी है? रिश्ते हैं, ज़िंदगी भर के सौदे हैं, टाइम लो, बात करो, लाइफस्टाइल समझो, कैरेक्टर समझो एक दूसरे का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सगाई के बाद पता चलता है कि कैरेक्टर सही नहीं है, सगाई के बाद पता चलता है कि हैबिट्स उसकी अच्छी नहीं है, लड़का या लड़की, बोथ साइड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो सारी चीज़ें आप पहले बात करके 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना टाइम चाहिए, 2 महीने तक बात करो। समझ में आता है तो आप हाँ आगे बढ़ो, अदरवाइज मत करो। ये अननेसेसरी बाद में जो ब्रेकअप्स होते हैं वो लड़का या लड़की दोनों में से एक को बहुत इमोशनली डैमेज करते हैं।
और कई बार शादियों के लेट होने का रीज़न ये भी देखा गया है कि जब एंगेजमेंट ब्रेक होती है या डाइवोर्स होता है तो साल 2-2 साल 2.5 साल तक तो वो बंदा अपनी उस लाइफ में से बाहर ही नहीं आ पाता। रिकवर कर रहे होते हैं। रिकवर करने में उसको टाइम लगता है। अब रिकवर करने में जब टाइम लग रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि वो रिकवर ही नहीं कर पा रहा, तो कैसे मतलब पेरेंट्स भी बोलेंगे। और वो चीज़ भी बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। तो डाइवोर्सेस में जो एलिमनीज होती हैं वो देने पे लड़के के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं उससे, तो वो उनके लिए भी बहुत, प्लस समाज में सोशली जो वो फेस करते हैं वो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जो आप पहले जिन चीज़ों को क्योर कर सकते हो, जो चीज़ समझनी है, कोई भी इन चीज़ों को एंड पे नहीं जाके देखता। पहले आपने बायोडाटा देखी, वो लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, घर कैसा है, आज आप वो देखो, वो समझो, तो आपको एंड में इन सब चीज़ों पे नहीं जाना पड़ेगा। एक एक फैमिलीज़ को समझो। अच्छा, एक चीज़ इनकी भी बहुत करेक्ट होती है, आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, फेसबुक, मैरिज ब्यूरो, मीडिएटर्स के थ्रू हर किसी के पास हंड्रेड्स ऑफ बायोडाटाज आ रही हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि यार हमारे पास चॉइसेस तो बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन एक फैक्ट चेक अगर आपको करना हो तो उन 200 में से 10 जगहों पे अपने बच्चे की बायोडाटा भेज के देखो कितने जनों से सामने पॉजिटिव आता है, कितने जनों ने आपके बच्चे को सिलेक्ट किया, वो तो आपने देखा नहीं। आपके पास जस्ट एक बायोडाटा पे नंबर्स आ रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं बहुत ऑप्शंस हैं। उन सबके क्राइटेरियाज अलग हैं, उनके सबकी चॉइसेस अलग हैं। नो डाउट उसमें से 10 में से अगर 5-6 लोग अगर किसी में कहीं आपके मतलब लक बाय चांस अच्छे आपको सिलेक्ट कर भी रहे हैं, लेकिन वो फिर आपके क्राइटेरिया में नहीं बैठेंगे जो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैच ढूंढना वैसे भी काफ़ी टफ है। तो इस मैच को जब भी आप बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो सारे दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, या मैं कह रहा हूँ भले वीक में एक बार, एक दिन फैमिली डिस्कशंस 1 घंटे का 2 घंटे का होना चाहिए। जस्ट सिंपली अपने बच्चों को बायोडाटा फॉरवर्ड मत करिए, टाइम ले लीजिए कि सैटरडे बेटा बैठेंगे या संडे मॉर्निंग में बैठेंगे, फैमिली अपन सब जने बैठेंगे, भाई भाभी जो भी हैं फैमिलीज में, मम्मी पापा सब जने बैठो और इस पे आराम से बात करो। स्क्रीन मिररिंग करके टीवी पे चलाओ कि ये इस हफ्ते में प्रोफाइल्स आए हैं, कौन से प्रोफाइल्स अपने को समझ में आ रहे हैं, डिटेल्स में उनको स्टडी करिए। समझ में आता है उसका जो प्रोफाइल्स आपको समझ में आता है उसको अप्रोच करिए। नेक्स्ट वीक फिर बैठिए कि इसके ये अपडेट्स हैं। तो इस तरीके से ये आपके लाइफ का मैटर है। सारी आप इसको सिंपली स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करके आप इसको यस या नो नहीं कर सकते। True. आज कई पेरेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंट होता है हमारे बच्चे हमसे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। जब धीरे धीरे वो चलते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं यार, बच्चों की चॉइस तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो अभी तक उनके लिए पनीर देख रहे तो उनको तो करेला खाना है। बच्चों के लिए मैंने एक चीज़ और भी देखी है आज की तारीख में, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन आपने कहाँ से करी है वो भी उनके लिए उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। किस कॉलेज से करी है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, पैसे के दम पे करी है या एक्चुअल में टैलेंट के दम पे करी है, स्कॉलरशिप पे करी है कि प्राइवेट से करी है। दे आर वेरी वेरी टिपिकल। आज ओपनली है, पता है कौन से कॉलेजेस में पैसे दे के एडमिशन्स होता है, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एफर्ट्स देने पड़ते हैं। क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या है ना, पहले एक साइड इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, खानदानी होता था तो लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता था, लड़की होमली होती थी तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। अब सब कुछ है। अब सब कुछ, मैंने कहा ना आपको, सबको पैकेज चाहिए, सबको और पैकेज में हर चीज़ चाहिए। और पैकेज के 2 पहलू होते हैं ना सर, जो जब दोनों ही ज़्यादा शातिर होंगे तो दोनों को ही सब कुछ पता होगा, दोनों को ही हर तरीके का रिसर्च करना आएगा। मैं यही कहता हूँ आज की तारीख में सबको सब कुछ पता है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप सामने वाले की प्रोफाइल देख रहे हो, उनके पास भी आपकी प्रोफाइल गई, वो भी सबसे पहले आपका इंस्टा सोशली चेक कर रहे हैं। सब पता लग जाता है आपकी पोस्ट से। सब पता लग जाता है आपकी पोस्ट से, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आता है, आपने भले अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है, कहीं म्यूचुअल फ्रेंड्स दिख गए, म्यूचुअल फ्रेंड्स के पास इंक्वायरी पहुंच जाती है 2 मिनट में। क्या बात है। आपके पास आता है ऐसे कि सर मैंने तो उनसे बात करके पूछ कर देखा उनके बारे में, ऐसा आया है ऐसा? हाँ, आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है सारी चीज़ें। यहाँ तक कि उनके ऑनेस्टली कहूँ तो कॉलेजेस के अफेयर्स तक सामने निकल के आ जाते हैं।
आ जाते हैं क्योंकि आज की तारीख में आप सोशल मीडिया पे हो, आपने भले अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है लेकिन आपके कहीं कनेक्शंस उसमें दिख रहे हैं, और अगर ओपन है तो कमेंट्स आपके दिख रहे हैं। आप फेसबुक पे किन किन पेजेस को लाइक करके बैठे हो, आपके लाइक्स दिख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे ओपन पड़ी हैं। नथिंग कैन बी हिडन, नथिंग कैन बी हिडन, सामने आ जाती हैं। और देखो, जो चीज़ जो सही है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में कहीं किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। बट सर ये तो सोशल मीडिया है ना, देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग एंगल टू योर इंडस्ट्री, दैट इज मैट्रिमोनियल एप्स एंड साइट्स। अगेन मैं कहूँगा कि कितने रिलायबल हैं, कितने ट्रस्टेड हैं, पहले एक बार आप वो चेक कर लो, वो वेरीफाई कर लो। आज एआई का ज़माना है, ऐप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो, I should not say this, but there are so many murder cases happening, lot of killing happening, lot of divorces happening, उसमें सामने आता है कि they met on XYZ app. आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो तुषार शर्मा की आपने बात करी वो भी किसी डेटिंग ऐप पे ही शायद मिले थे। Yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं वो पता। कंफ्यूजन है कि वो डेटिंग ऐप पे मिले या मैट्रिमोनी ऐप पे, बट ऐप पे ही मिले। किसी ऐप के थ्रू ही उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। फैमिलीज़ ने इंक्वायरी शायद नहीं की फैमिलीज़ कैसी थी, दोनों का आपस में ही लव हुआ। मैंने कहा ना कि फैमिलीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं। आपकी शादी में लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही, दो परिवारों का मिलन हो रहा है। तो दो परिवार आपस में कितने एक दूसरे के साथ सपोर्टिव हैं, वो देखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। और ये ऑनलाइन ऐप्स तो चलिए एक चीज़ है, ये जो क्लियर कट स्कैम्स चल रहे हैं उनका क्या करें? ऑनलाइन स्कैम्स मैं अगेन कहूँगा कि आपको आज ज़िंदगी भर का सौदा है। प्रोफाइल्स अगर आप देख रहे हैं, आइदर रिलेटिव्स के थ्रू देखिए, ट्रस्टेड मैट्रिमोनियल ऐप्स या ट्रस्टेड वेबसाइट्स के थ्रू देखिए, लेकिन उसमें भी आपकी इंक्वायरी बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, या आइदर एक प्रॉपर एक अच्छा मीडिएटर या कंसल्टेंसी आप हायर कर लीजिए। पहले कहते थे बिचौलिया, पहले कहते थे। देखिए, बिचौलिया हर इंडस्ट्री में होते हैं। जहाँ सर्विस इंडस्ट्री का नाम आता है वहाँ बिचौलिया आता है। रियल एस्टेट में बिचौलिया है, LIC पॉलिसी में बिचौलिया है, हर जगह पे। लेकिन उनके बिना काम नहीं है। ट्रू। आज अगर आपको एक LIC की कोई पॉलिसी लेनी है या कोई आपको म्यूचुअल फंड लेना है, तो आपको ऑप्शंस वो बिचौलिया ही बता सकता है। तो आज उस चीज़ को आप हेल्दी वे में किसी एक अच्छे वेरीफाइड मैट्रिमोनियल के पास या किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके आप कंसल्टेंसी कीजिए प्रॉपर। अगर वो वेरीफाइड है, डेफिनेटली उसके थ्रू इन चीज़ों के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड एनीबडी हु इज़ वेरी फैसिनेटेड बाय दिस पॉडकास्ट, तो हम सर की डिटेल्स डाल ही देंगे। उसके अलावा सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी। कुंडलीज पे आज लोग, आप रील्स देखते हैं, एक आप एस्ट्रोलॉजी का रील देखिए, अब अगला सारा एस्ट्रो रील है। तो कुंडली परफेक्ट, फिर भी घर नहीं बस रहा है, सारे गुण मिल रहे हैं। वो कहते हैं ना, सारे कुछ कुछ नाम होते हैं उनके, आपका नाड़ी है, गढ़ है, बकुट है। बकुट है, हाँ। फिर भी सब मिलके भी घर नहीं बस रहे। देन एज पर यू, आपके एक्सपीरियंस, आपके केस स्टडीज के हिसाब से बताइए, एज एन एक्सपर्ट, सब जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा रोल है इसका। देखिए, ये एक बात मैं आपको बताऊं, ये चीज़ आज की नहीं है। ये तो सालों पहले, मैं आपको एक अगर छोटी सी कहानी बताऊं तो राजा जनक, सीता माता के जो फादर हैं, उन्होंने सीता माता की जन्मपत्री मिलाई थी राम भगवान के साथ। और आज भी अगर वो केस स्टडी आप देखोगे, 36 में से 36 गुण मिलते हैं सीता माता के और राम भगवान के। ठीक है, आज 36 में से 36 गुण मिलने के बाद राजा जनक जी ने अपनी सीता मैया दी राज दरबारों के घर में, राज परिवार के घर में। जिस दिन मतलब जैसे शादी होनी थी, उसके दूसरे दिन तो भगवान राम जी का अभिषेक होने वाला था, सिंहासन अभिषेक होने वाला था, उनका राज तिलक होने वाला था। लेकिन एक कहते हैं ना, डेस्टिनी, हुआ क्या, 36 में से 36 गुण मिले, उसके बाद भी सीता माता को 14 साल का वनवास मिला। अच्छा, सीता माता को 14 साल का वनवास मिला, वनवास के बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो फ्रूटफुल लाइफ तो नहीं रही, लेकिन गुण तो 36 में से 36 मिल रहे थे। राजा जनक थे, अपनी बेटी सब चीज़ अच्छी देख के दी थी। लेकिन एक कहते हैं ना, डेस्टिनी को आप कभी बीट नहीं कर सकते। आज कई बार कई लोग रिश्ते इस चक्कर में भी करते हैं कि यार बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, लेकिन पता चला डाइवोर्स हो गया। अच्छा, कई बार लोग अच्छे रिश्ते, अंडरस्टैंडिंग, घर परिवार सब चीज़ परफेक्ट है, पता है, सब आंखों दिख रहा है, लेकिन यार महाराज ने मना कर दिया, जन्मपत्री मैच नहीं हुई। बॉस, आपके पास ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, बच्चों को मिलवाओ, बात कराओ। अगर अब
मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ये कह दे महाराज कि भैया इस लड़के की आयु लंबी नहीं है, बट अब वैसी बात है, पेरेंट्स डर जाएंगे। कोई कह दे कि यार इस लड़की की आयु लंबी नहीं है, लेकिन किसने देखी? मैं कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा पैदा हुआ 3:30 पे, बाहर आते आते 3:35 हो गए, डॉक्टरों ने बर्थ सर्टिफिकेट में 3:35 लिख के दे दिया आपको। अब मैं कह रहा हूँ चंद्रमा हर 1-1.5 घंटे में अपनी राशि बदलते हैं। Right. क्या पता उस 5 मिनट में ही चंद्रमा ने अपनी राशि बदली, तो आपके पास जो टाइम ऑफ बर्थ है वो एक्यूरेट है नहीं है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? कई बार इस वजह से भी गलतियां होती हैं, तो जिसमें किसी का हाथ नहीं है। इसमें किसी का हाथ नहीं है। आप एट द एंड डेस्टिनी अपना काम करेगी। और सर आप इतनी प्रैक्टिकल फील्ड में देखिए, आपके हाथ में बहुत लोगों की इनडायरेक्टली लाइफ है बची हुई, तो फिर भी आप मानते हैं किस्मत में? डेफिनेटली। देखिए, हम तो एक जरिया हैं, सबकी जोड़ियां तो ऊपर वाले ने पहले बना रखी हैं। True. हमारे तो उस ऊपर वाले ने जरिया बनाया है कि हम शायद उनको कहीं मिला पाए। Right. ज़माने के हिसाब से जो ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे हम वो नीड पूरी कर पाए, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, लोगों को अपने लिए रिश्ता ढूंढने के लिए टाइम नहीं है, उनकी चॉइसेस, उनको रिक्वायरमेंट्स फिल्टर करके कोई उनको लाखों बायोडाटाज में से कुछ बायोडाटाज उनको डिलीवर कर सके। तो वो सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे मीडिएटर का काम। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे आप लोग पिक्चर में आते हैं। हाँ, कह सकते हैं आप। बच्चा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, अगर कुछ चंद पॉइंट्स में जो ये एपिसोड देख रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल जो हमें सबसे पहले पूछने चाहिए जिससे पहले कि हम कोई रिश्ता करें। सबसे पहला सवाल जो, देखिए ये हर किसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। आज किसी की प्रायोरिटी है वेजिटेरियन, किसी की प्रायोरिटी है क्वालिफिकेशन, किसी की प्रायोरिटी है वर्किंग। तो जो आपकी प्रायोरिटी है आप खुल के सवाल करिए। आप उसमें कहीं पे भी अजम्पशंस पे या सिर्फ ऐसे सोच के आप उन चीज़ों को जाने मत दीजिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में आ रही है आपको, एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो करिए, सवाल करिए, जवाब मिलेगा। अगर सेटिस्फाइंग आंसर है, उसको क्रॉस चेक करना है। बहुत लोगों को होता है, बच्चों की लाइफ का सवाल है, नो डाउट क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक करिए दूसरे तीसरे अलग अलग एंगल्स से। लेकिन ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से ही सबको गुजरना है। उसके बिना अरेंज मैरिजेस पॉसिबल नहीं है। लड़का अगर ये कहेगा कि यार मैं किसी लड़की को देख के मना नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। लड़की अगर ये कहेगी यार मैं फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे लड़का पसंद आ जाना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और आज की तारीख में रिजेक्शंस को लेके भी मैं एक बात कहूँगा कि स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, दैट डजंट मीन कि आपके अंदर कोई खामी है। आज मैं पनीर खाता हूँ, कोई टोफू खाता है, कोई भिंडी खाता है, कोई करेला नहीं खाता। दैट डजंट मीन कि करेला कोई नहीं खाता है तो वो ख़राब है, उसकी प्रेफरेंस नहीं है। आज अगर कोई पनीर नहीं खाता तो इसका मतलब ये नहीं पनीर ख़राब है, यार उसकी प्रेफरेंस नहीं है, उसको नहीं पसंद उसका टेस्ट। तो ना कोई लड़की में कोई खामी है, ना लड़के में कोई खामी है, बस दोनों की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, इसीलिए रिजेक्शन है। और रिजेक्शन है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मैच अच्छे तरीके से इस एक्सपीरियंस को साथ में लेके नेक्स्ट मैच आप देख सकते हो फटाफट। उसमें टाइम या गैप देने की ज़रूरत नहीं है। सर मान लीजिए एक 25 या 26 साल का लड़का या लड़की आपसे पूछते हैं कि मुझे अपना कैसे लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहिए और आपको सिर्फ 60 सेकेंड्स में उन्हें गाइड करना हो, तो आप उन्हें क्या आंसर देंगे? फ़ोटोज़ देख के डिसीजन मत लो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आज की तारीख में सबसे पहले जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, फ़ोटोज़ मत देखो, नेचर देखो, उनका बात करो, समझो। बात करने से, समझने से, फैमिली से समझ में आता है तो आप आगे बढ़ो, अदरवाइज़ वहाँ पे स्टॉप कर दो बात को। आप मिलोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लुक्स कैसे हैं। आज सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम पता है क्या है फ़ोटोज़ को लेके, कि बच्चे खुद फ़ोटोज़ पे जज करते हैं, लेकिन खुद के फ़ोटोज़ मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री में कौन से घूम रहे हैं उनको नहीं पता होता। ऑनेस्टली पेरेंट्स जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपका अच्छा फ़ोटो दो, नहीं पापा मुझे फ़ोटो नहीं देना, और वहाँ पे फ़ोटो की नीड है,
तो आपके कन्वोकेशन सेरेमनी के या उससे पुराने या कॉलेज टाइम के या शादियों में आपने शेरवानी पहन रखी है, उस टाइप के फ़ोटोज़ पेरेंट्स के पास हैं और पेरेंट्स फैमिली फ़ोटो है, उस टाइप के फ़ोटोज़ फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो आपको कोई सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, पहले वो भी तो जानो। माँ बाप ने अपनी गैलरी खोल के वो जो भेज मिला। रखा। आप मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री में अपने फ़ोटोज़ अपडेटेड रखिए। चाहिए अच्छे से आउटडोर फोटोशूट, मैं नहीं कह रहा एडिटिंग कराइए, आउटडोर अच्छा नेचुरल फोटो विदाउट एनी एडिटिंग। फिल्टर्स वाला फोटो आते हैं सर आपके पास? आते हैं, लाल पीले। स्नैपचैट वाले भी बहुत आते हैं, और जेनजीज आज की तारीख में जो सेल्फी मिरर सेल्फीज भेजते हैं। अरे कई बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं हमें क्या देखें, हम लड़के की शक्ल तो दिख नहीं रही, हमें शक्ल ही तो देखनी है। फोन पे। इवन तो शायद सेम लड़कियों की भी मिरर सेल्फीज आती हैं, तो मिरर सेल्फीज में कुछ दिख नहीं रहा। अब क्या करें पेरेंट्स, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है या जो उनके पास अवेलेबल हैं फोटोज वही भेजे। और नो डाउट मैंने आपको पहले भी बताया कि पेरेंट्स के लिए बच्चे हर लुक में अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वाली बात है, हमारा बच्चा बेस्ट है। हमारा बच्चा बेस्ट है और सबके बच्चे बेस्ट हैं, सबके बच्चे, एंड ऑब्वियसली सब अपनी जगह बेस्ट है। सब अपनी जगह बेस्ट है। एक्चुअल में ये बात है कि हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट है। बात कर, हर किसी की अपनी एक जगह है, अपनी एक सोच है, अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो उस जगह पे बेस्ट है। और सब आज सोशल मीडिया के ज़माने में अपनी कहानी के हीरो हीरोइन खुद हैं। डेफिनेटली। और सच कहूँ तो हर किसी के दिमाग में ना एक ड्रीम में एक हीरो हीरोइन चल रही होती है कि यार इस टाइप का चाहिए, उस टाइप का, लेकिन रियलिटी अलग है। रैंप वॉक नहीं करवाना है किसी फैशन शो में, घर में गृहस्थी में पेरेंट्स के साथ वो लड़की रह सके। आप और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लंबे समय, लाइफ टाइम, बची हुई जिंदगी, पूरी बची हुई ज़िंदगी आप उसके साथ रह सको। उस लड़की में बड़ों के प्रति कितना मान है, कितना सम्मान है। और सर ये मैं भी मानती हूँ, एम्बिशन और मॉडर्निटी एक्सक्यूज नहीं हो सकता एल्डरलीज की रिस्पेक्ट का। डेफिनेटली नहीं हो इट सकता। कैन नेवर बी अ कवर अप। और मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स तो आज की तारीख में एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी ही बैठे हैं। वो नहीं अच्छा। कह रहे कि आज भी घूंघट लगा के भैया पैर पड़ने आओ सवेरे हमें। बट ऑब्वियसली बात है, पहले के टाइम में चलता था, आज की तारीख में उनकी एक्सपेक्टेशन वो नहीं है। और ये चीज़ आपको समझना है कि वो भी मॉडर्नाइज हो चुके हैं, समय के अनुसार वो भी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर वो आपसे रख रहे हैं, उन्होंने अपने टाइम पे 10 चीज़ें डिलीवर करी थी, वो आज आपसे 2-3 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट हम वो तो डिलीवर कर सकते हैं। एंड दैट्स जस्ट अ गेस्चर एंड अ रिस्पेक्ट, नथिंग एल्स। और अगर इतने समझाने के बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप अंकित जी को फोन लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो सर, इफ यू आर रेडी, कैन वी डू अ रैपिड फायर? रैपिड फायर कोशिश करता हूँ। जी। सो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा क्या टिकता है? अरेंज मैरिज बेटर है। ओके। अगर शादी एक स्टार्टअप होती तो सबसे कॉमन रीजन फेलियर का क्या होता? अंडरस्टैंडिंग। ओके। रेड फ्लैग ज़्यादा डेंजरस क्या है? फेक सैलरी, फेक पर्सनालिटी या फेक फैमिली वैल्यूज़? आई गेस फेक पर्सनालिटी। जो लाइफस्टाइल है और उस बाकी सारी चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं। अगर किसी की पर्सनालिटी फेक है तो आप उसके साथ 2 दिन नहीं रह पाओगे। आज लोग पार्टनर में ज़्यादा क्या ढूंढते हैं? लव, लग्जरी या लाइफस्टाइल? बट ऑब्वियसली बात है, लाइफस्टाइल, लग्जरी, ये चीज़ लोगों को आज की तारीख में कॉमनली चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम लव भी चाहिए उनको, प्यार भी। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस्ड। अगर शादी है तो शादी में बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में कोई भी लड़की अपनी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगी और साथ में प्यार के साथ भी समझौता नहीं करना चाहेगी। लाइफस्टाइल तो पहले ही देख लेनी चाहिए कि भाई अपनी जो लाइफस्टाइल है, सेम लाइफस्टाइल उनकी है नहीं है, तो वही आगे बढ़ना चाहिए। बट सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, आई नो इट्स अ रैपिड फायर, लोग पहले एक लाइफस्टाइल देखते हैं कि ये ऐसे रहती है या रहता है, फिर उन्हें लगता है आगे जाके वो सब बदल लेंगे। नहीं, देखो, किसी को जज करना तो पहले से ही गलत है। कोई भी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कंडीशंस बेस पे तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई मैरिज कंडीशंस पे कर रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि शादी है, ज़िंदगी भर का सौदा है। आज कई बार कई घरों में देखा होगा, मम्मी पापा या दादा दादी उनके घूंघट हुआ करता था, उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल हुआ करती थी, लेकिन आज वही मदर्स
किटी पार्टीज़ जाती हैं, वेस्टर्न पहनती हैं, लेकिन ये कंडीशन जो आज वो वेस्टर्न पहन रही हैं या किटी पार्टीज़ जा रही हैं, ये कंडीशन उन्होंने 2000 में या 1905 में 90s में मैरिज के टाइम पे रखी होती कि नहीं नहीं मैं तो 20 साल बाद जीन्स टॉप पहनूंगी, तो पॉसिबल नहीं था कि उनकी शादी होती कंडीशंस पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बॉन्डिंग बनती है, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे वैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में ढलना स्टार्ट हो जाती हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस। शादी तब सक्सेसफुल होती है जब शादी तब सक्सेसफुल होती है जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों में पेशेंस होता है और दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं। क्या बात है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपका कोर वैल्यू है व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस। अंडरस्टैंडिंग के बिना आप किसी भी लाइफस्टाइल में किसी के साथ भी आप नहीं रह सकते। अगर किसी के साथ आपकी सोच समझ, आपका स्वभाव जो है वो मैच हो रहा है तो ही आप चल सकते हो, क्योंकि हर चीज़ को बदला जा सकता है, स्वभाव को कभी बदला नहीं जा सकता। ट्रू। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे शो पे आए और इतनी ऐसी बातें जो आई थिंक आज की जनरेशन को काफ़ी ज़रूरत थी सुनने की, वो आज आपने हमारे साथ करी एंड हाउ ब्यूटिफुली यू आंसर्ड ऑल आवर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। अगर आज के एक्सपर्ट से आपके कोई भी डाउट्स हैं देन डू कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइक पे मिलेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।